नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है उत्तर भारत का विशाल मैदान के बारे में जो है। दोस्तों, आज की हमारी क्लास है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में जानेंगे दोस्तों उत्तर भारत का विशाल मैदान के बारे में जानेंगे। इसका विस्तार जो है किन किन राज्यों में है, इसका निर्माण कैसे हुआ है, और उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है इसका विभाजन जो है कितने भागों में जो है किया गया है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में जो है जानेंगे। तो यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं उत्तर भारत का विशाल मैदान। उत- उत्तर भारत का विशाल मैदान, यानी आज की हम क्लास पढ़ने वाले हैं दोस्तों उत्तर भारत का विशाल मैदान के बारे में जो है जानेंगे। तो यदि बात करते हैं दोस्तों उत्तर भारत के मैदान की, सबसे पहले देखेंगे इसका विस्तार जो है किन किन राज्यों में है। तो दोस्तों ये आपको दिख रहा होगा, ये जो ये वाला जो है ऑरेंज कलर का, ये सभी जो है उत्तर भारत का विशाल मैदान है। याद रखें दोस्तों, उत्तर भारत का विशाल मैदान है जो कि किन किन राज्यों में इसका विस्तार है ये भी आपको जो है अच्छे से दिख रहा होगा। तो यदि इसकी बात करते हैं तो किन किन राज्यों में है दोस्तों, राजस्थान में, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम, यानी इन राज्यों में जो है उत्तर भारत के विशाल मैदान का जो है विस्तार है। अब इसका निर्माण कैसे हुआ, यदि इसके निर्माण की बात करते हैं तो उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है इसका निर्माण दोस्तों सिंधु, गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा लाए गए अपसादों या सेडिमेंट के निक्षेपण या जमाव से जो है इसका निर्माण हुआ है। और इसका विस्तार जो है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम और पश्चिम बंगाल में जो है इन सभी में इसका विस्तार जो है फैला है। उत्तर भारत का विशाल मैदान जो है कितने भागों में इसका विभाजन किया गया है, तो 4 भागों में जो है इसका विभाजन जो है किया गया है। तो दोस्तों अब इसको जो है पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं निर्माण की, यानी जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है इसका निर्माण कैसे हुआ है। तो लिखेंगे उत्तर भारत का विशाल मैदान का निर्माण सिंधु, गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण या जमाव से इसका निर्माण हुआ है। याद रखें दोस्तों, यानी उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है इसके निर्माण की यदि बात करते हैं निर्माण की, तो उत्तर भारत का विशाल मैदान का निर्माण की यदि बात करते हैं तो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा लाए गए अपसादों, यानी जो ये तीनों नदियाँ जो है अपने साथ धूल, कंकड़, मिट्टी, पत्थर इन सभी को जो है लाती हैं, तो उनके जमाव या निक्षेपण से जो है इनका निर्माण जो है हुआ। याद रखें दोस्तों, उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण कैसे हुआ है और किन किन राज्यों में जो इसका विस्तार है ये भी आपको जो है अच्छे से पता होना चाहिए। तो अब इसका विस्तार देख लेते हैं, यानी कौन कौन से राज्य में जो है इसका विस्तार है। तो यहाँ पर लिखेंगे विस्तार। तो कहाँ कहाँ पर जो है विस्तार है, तो सबसे पहले आपको मैप में दिखाया अभी दोस्तों, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल व असम, इन सभी राज्यों में फैला है।
और साथ ही दोस्तों दिल्ली जो है एक केंद्र शासित प्रदेश है, याद रखेंगे। यानी इसका विस्तार की यदि बात की जाए उत्तर भारत के विशाल मैदान की, तो राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम, इन सभी में जो है ये उत्तर भारत के विशाल मैदान का जो है विस्तार है। अब उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है इसका विभाजन जो है कितने भागों में किया गया है, तो इसका विभाजन भी जो है हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो विभाजन की यदि बात करते हैं, लिखेंगे उत्तर भारत का विशाल मैदान का विभाजन चार भागों में किया गया है। याद रखें दोस्तों, यानी उत्तर भारत का विशाल मैदान का जो विभाजन है ये चार भागों में जो है किया गया है। तो ये कौन कौन से चार भाग है जिसमें जो है उत्तर भारत के विशाल मैदान का जो है विभाजन किया गया है? तो सबसे पहले आता है दोस्तों भाबर क्षेत्र, लिखेंगे भाबर क्षेत्र। दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों तराई क्षेत्र। फिर कौन सा आता है दोस्तों? बांगर क्षेत्र। और नंबर 4 पर आता है दोस्तों खादर क्षेत्र। यानी इन चारों क्षेत्रों में जो है उत्तर भारत के विशाल मैदान का जो है विभाजन किया गया है। भाबर क्षेत्र, तराई क्षेत्र, बांगर क्षेत्र और खादर क्षेत्र। अभी इन सभी को जो है एक एक करके जानेंगे, यानी इनके बारे में जो है क्या विशेष है। तो सबसे पहले जो है जानते दोस्तों एक मैप ले लेते हैं जिसके जरिए जो है आपको अच्छे से जो है समझ आएगा। तो यहाँ पर जो एक हमने जो है ये मैप ले लिया है। अभी मैं आपको हाथ से भी जो है बनाकर दिखाऊंगा। तो दोस्तों ये है शिवालिक हिमालय। याद रखें दोस्तों शिवालिक हिमालय। जब यहाँ से नदियाँ जो हैं बहती हैं तो अपने साथ जो है मोटे मोटे पत्थरों को जो है बहाकर लाती हैं और इनको जो है ज़्यादा दूर तक जो है नहीं लेकर जा पाती हैं। तो ये जो है एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। जब ये एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं तो नदियाँ जो है इनके नीचे से जो है निकलना स्टार्ट होती है, यानी यहाँ पर जो है नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं, यानी इनके नीचे से जो है बहना स्टार्ट कर देती हैं। और इसके बाद आता है दोस्तों आगे पड़ता है तराई क्षेत्र। यानी यहाँ पर जो है छोटे छोटे पत्थर जो है होते हैं जिनको अपने साथ नदियाँ जो है बहा कर ले जाती हैं। तो ये जो है तराई क्षेत्र जो है कहलाता है और यहाँ पर नदियाँ जो है पुनः वापस आती हैं, यानी पुनः बाहर जो है निकल आती हैं। और यदि बांगर क्षेत्र और खादर क्षेत्र की बात की जाए तो इसमें क्या होता है? तो दोस्तों इसमें जब नदियाँ अपने साथ बाढ़ लेकर आती हैं तो बाढ़ का पानी जो है बहुत एरिया तक जो है फैल जाता है। तो वहाँ पर जहाँ तक बाढ़ का पानी जाता है तो दोस्तों उसको क्या कहा जाता है? उसको जो है खादर क्षेत्र कहा जाता है। यानी हर साल जो है नई जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। लेकिन जहाँ तक जो है बाढ़ का पानी जाता है वहाँ तक नई जलोढ़ मिट्टी जमती है, लेकिन जहाँ से आगे को बाढ़ का पानी नहीं जाता वहाँ पर जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, तो उसको जो है बांगर क्षेत्र जो है कहा जाता है। तो इस प्रकार ये चार क्षेत्र है और इनके बारे में जो है अलग अलग से जो है जानेंगे, यानी इनके बारे में जो है दोस्तों क्या क्या विशेष है और इन क्षेत्रों में जो है खेती होती है या नहीं होती है, इन सभी के बारे में जो है चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे भाबर क्षेत्र। हेडिंग डाल लेते हैं भाबर क्षेत्र। भाबर क्षेत्र की यदि बात की जाए तो दोस्तों भाबर क्षेत्र जो है शिवालिक हिमालय के दक्षिण में कहाँ पे है? देखेंगे शिवालिक हिमालय के दक्षिण में। याद रखें दोस्तों शिवालिक हिमालय के दक्षिण में पड़ता है कौन सा? भाबर क्षेत्र। याद रखें दोस्तों शिवालिक हिमालय के दक्षिण में पड़ता है भाबर क्षेत्र। और यदि बात की जाए तो यहाँ पर जो है वनस्पति नहीं पाई जाती। याद रखें दोस्तों वनस्पति नहीं पाई जाती है। दोस्तों यहाँ पर जो है इस क्षेत्र में मोटे मोटे पत्थर जो है होते हैं। अब तो मोटे पत्थरों में जो है वनस्पतियाँ जो है नहीं पाई जाती। और यदि इस क्षेत्र की बात की जाए तो इस क्षेत्र की चौड़ाई कितनी है? यानी जो भाबर क्षेत्र है इसकी चौड़ाई की यदि बात की जाए तो 8 किलोमीटर से लेकर 16 किलोमीटर तक जो है ये क्षेत्र, इतनी इसकी चौड़ाई है। और इस क्षेत्र की नदियाँ जो है दोस्तों विलुप्त यानी अदृश्यमान जो है हो जाती है। लिखेंगे इस क्षेत्र की नदियाँ विलुप्त यानी अदृश्यमान हो जाती हैं।
याद रखें दोस्तों, यानी इस क्षेत्र की नदियाँ जो है विलुप्त यानी अदृश्यमान जो है हो जाती हैं, और यह क्षेत्र जो है खेती के लिए उपयुक्त नहीं होता है। तो लिखेंगे यह क्षेत्र खेती के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है दोस्तों मोटे मोटे पत्थर जो है पाए जाते हैं, इसलिए जो है ये क्षेत्र खेती के लिए उपयुक्त नहीं होता है। तो अब ये है इसको ड्रॉ कर लेते हैं हाथ से। तो दोस्तों ये जो है हमने शिवालिक हिमालय बना लिया, यह शिवालिक हिमालय जो है हमने हाथ से बना लिया है। अब जब यहाँ से जो है दोस्तों इस प्रकार नदियाँ इसको काटती हुई जब आती हैं, तो अपने साथ जो है मोटे मोटे पत्थर जो है लेकर आती हैं। जब ये मोटे मोटे पत्थर लेकर आती हैं, तो इनको जो है नदियाँ ज़्यादा दूर तक जो है नहीं ले जा पाती हैं, और नदियाँ जो है इनके नीचे से जो है बहना स्टार्ट कर देती है, यानी यहाँ पर जो है छोटे छोटे पत्थर होते हैं। तो ये जो है दोस्तों तराई क्षेत्र जो है कहलाता है। ये क्षेत्र क्या कहलाता है? ये क्षेत्र कहलाता है दोस्तों तराई क्षेत्र जो है कहलाता है। और इसके नीचे की यदि बात की जाए, जब नदियाँ दोस्तों यहाँ से बहती हैं इस प्रकार, तो ये जो है दोस्तों नदी जो है बह रही है मान लेते हैं, और इसका बाढ़ का पानी जब इसमें बाढ़ आती है, तो इसके साइड में जो है ये बाढ़ का पानी जो है जाता है। तो ये वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? तो ये वाले क्षेत्र की यदि बात की जाए तो ये कहलाता है दोस्तों खादर क्षेत्र। ये वाला कौन सा है दोस्तों? ये वाला है तराई क्षेत्र। और ये वाला कौन सा है मोटे पत्थर वाला? ये है भाबर क्षेत्र। और जब यहाँ तक जो है बाढ़ का पानी आता है, जो बाढ़ के पानी से आगे का क्षेत्र बचा, ये यहाँ पर होती है दोस्तों पुरानी जलोढ़ मिट्टी, ये क्या कहलाता है? ये है बांगर क्षेत्र। याद रखें दोस्तों, तो ये चारों क्षेत्र जो है आपको याद रखने हैं। तो किस प्रकार जो है ये क्षेत्र बने हैं आपको अच्छे से जो है याद होना चाहिए। अब आते हैं दोस्तों दूसरा क्षेत्र यानी तराई क्षेत्र। इस क्षेत्र में जो है नदियाँ पुनः बाहर जो है आ जाती हैं। तो इसको भी जो है लिखेंगे, हेडिंग डाल लेते हैं यहाँ पर, तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र, तराई क्षेत्र की यदि बात की जाए, तो तराई क्षेत्र की बात करते हैं दोस्तों, यह भावर क्षेत्र के दक्षिण में पड़ता है। और यहाँ पर जो है दोस्तों घनी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो है छोटे छोटे पत्थर होते हैं, और ये जो है दलदली व तराई क्षेत्र वाला एरिया होता है, इसलिए यहाँ पर जो है घनी वनस्पति जो है पाई जाती हैं। और इसकी चौड़ाई की यदि बात की जाए, तो 20 से 30 किलोमीटर चौड़ा क्षेत्रफल है किसका दोस्तों? तराई क्षेत्र का। और यहाँ पर जो है नदियाँ पुनः बाहर निकल आती हैं, यानी जो नदियाँ भावर क्षेत्र में जो है विलुप्त यानी अदृश्यमान हो गई थी, वह जो है तराई क्षेत्र में दोबारा यानी पुनः बाहर जो है निकल आती हैं। और यह क्षेत्र जो है खेती के लिए उपयुक्त जो है माना जाता है। तो इसको जो है लिख लेते हैं। तो यदि बात करते हैं दोस्तों भाबर क्षेत्र के, बाबर क्षेत्र के दक्षिण में है। याद रखें दोस्तों भाबर क्षेत्र के दक्षिण में पड़ता है। यहाँ पर घनी वनस्पति पाई जाती है, यहाँ पर घनी वनस्पति पाई जाती है। याद रखें दोस्तों घनी वनस्पति जो है कहाँ पर पाई जाती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तराई क्षेत्र में जो है घनी वनस्पतियाँ जो है पाई जाती हैं, और घनी वनस्पति जो है पाई जाती है। अब देखते हैं दोस्तों तराई क्षेत्र की चौड़ाई कितनी है, तो इसकी 20 से 30 किलोमीटर जो है चौड़ाई है। याद रखेंगे दोस्तों 20 से 30 किलोमीटर जो है इसकी चौड़ाई हो जाती है। और यहाँ पर नदियाँ पुनः बाहर आ जाती हैं। याद रखें दोस्तों बाहर आ जाती हैं, यानी जो नदियाँ जो हैं भाबर क्षेत्र में विलुप्त हो गई थी, वह तराई क्षेत्र में जो है पुनः बाहर जो है आ जाती है। और यह क्षेत्र कृषि के लिए अच्छा होता है। यह क्षेत्र कृषि या खेती के लिए, कृषि या खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। याद रखें दोस्तों, यानी तराई क्षेत्र की यदि बात की जाए, तो यह भाबर क्षेत्र के दक्षिण में पड़ता है। यहाँ पर जो है घनी वनस्पति पाई जाती हैं। इसकी चौड़ाई की यदि बात की जाए, तो 20 से 30 किलोमीटर चौड़ा है। और यहाँ पर जो है नदियाँ पुनः बाहर आ जाती हैं, और यह क्षेत्र कृषि या खेती के लिए उपयुक्त जो है माना जाता है। तो दोस्तों ये था तराई क्षेत्र। अब आते हैं तराई क्षेत्र के बाद कौन सा क्षेत्र आता है। तो तराई क्षेत्र के बाद कौन सा आता है ये भी आपको पता होना चाहिए। बांगर क्षेत्र आता है तराई क्षेत्र के बाद। कौन सा क्षेत्र आता है? तो आता है दोस्तों बांगर क्षेत्र। लिखेंगे
बांगर क्षेत्र, यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं बांगर क्षेत्र। दोस्तों बांगर क्षेत्र की यदि बात की जाए तो बांगर क्षेत्र कहाँ पर पड़ता है और इसकी जो है क्या, इसमें क्या क्या जो है आता है, तो तराई क्षेत्र के दक्षिण में पड़ता है और यह क्षेत्र जो है नदी बेसिन से दूर पड़ता है। यानी अभी मैंने आपको मैप में समझाया था, यानी जहाँ तक जो है बाढ़ का पानी जाता है वह जो है नई जलोढ़ मिट्टी जमा हो जाती है तो उसको जो है खादर क्षेत्र जो है कहा जाता है। लेकिन जहाँ तक बाढ़ का पानी नहीं जाता है उससे आगे का जो क्षेत्र होता है उसको जो है बांगर क्षेत्र कहा जाता है, यानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो है कहा जाता है। और यह मिट्टी जो है दोस्तों कम उपजाऊ होती है और यह क्षेत्र जो है नदी बेसिन से दूर पाया जाता है और यह मिट्टी खेती के लिए कम उपयुक्त जो है होती है। याद रखेंगे दोस्तों। अब इन सभी को जो है लिख लेते हैं। तो यहाँ पर बात आती है तराई, तराई क्षेत्र के दक्षिण में स्थित है। याद रखें दोस्तों, यानी जो बांगर क्षेत्र है ये कहाँ पर स्थित है, तराई क्षेत्र के दक्षिण में स्थित है। और यदि बात की जाए यह क्षेत्र नदी बेसिन से, यह क्षेत्र जो है नदी बेसिन से दूर पाया जाता है। याद रखें दोस्तों, दूर पाया जाता है। यहाँ की मिट्टी कम उपजाऊ होती है। याद रखें दोस्तों, यानी बांगर क्षेत्र की मिट्टी जो है कम उपजाऊ जो है होती है, कम उपजाऊ मिट्टी होती है और खेती के लिए जो है कम उपयुक्त जो है मानी जाती है। खेती या कृषि के लिए लिखेंगे, खेती या कृषि के लिए कम उपजाऊ मानी जाती है, कम उपजाऊ मानी जाती है। यहाँ पर पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, यहाँ पर पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। याद रखें दोस्तों, इस क्षेत्र में जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो है पाई जाती है। तो बांगर क्षेत्र की यदि बात की जाए तो तराई क्षेत्र के दक्षिण में स्थित है। यह क्षेत्र नदी बेसिन से दूर पाया जाता है और यहाँ की मिट्टी जो है कम उपजाऊ होती है और खेती या कृषि के लिए जो है कम उपजाऊ मानी जाती है। यहाँ पर जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो है पाई जाती है। कहाँ पर दोस्तों, बांगर क्षेत्र में जो है ये सभी पाई जाती है। अब आते हैं दोस्तों, लास्ट क्षेत्र पड़ता है खादर क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र आता है दोस्तों, अब हेडिंग डाल लेते हैं खादर क्षेत्र के बारे में। खादर क्षेत्र, यदि खादर क्षेत्र की बात की जाए तो खादर क्षेत्र के बारे में आपको पता होना चाहिए। खादर क्षेत्र यानी यहाँ पर जो है दोस्तों नई जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यानी आपको अभी बताया था, यानी जब नदी अपने साथ बाढ़ लेकर आती है तो जहाँ तक जो है बाढ़ का पानी जाता है तो वहाँ तक जो है खादर क्षेत्र पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो है खादर क्षेत्र में हर साल जो है नई जलोढ़ मिट्टी जो है जम जाती है तो उसको जो है खादर क्षेत्र जो है कहा जाता है। और यह क्षेत्र जो है नदी बेसिन के आसपास जो है पाया जाता है और यहाँ की मिट्टी जो है बहुत उपजाऊ जो होती है और कृषि के लिए जो है उपयुक्त मानी जाती है और यहाँ पर जो है नई जलोढ़ मिट्टी होती है। याद रखें। तो दोस्तों अब इसको जो है लिख लेते हैं। तो यदि बात करते हैं, नई जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, यहाँ पर नई जलोढ़ मिट्टी नई जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है, खादर क्षेत्र में जो है पाई जाती है। नदी बेसिन के आसपास का क्षेत्र, नदी बेसिन के आस पास का क्षेत्र होता है। नदी बेसिन के आसपास का जो है क्षेत्र होता है। मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, मिट्टी बहुत मिट्टी जो है यहाँ पर बहुत उपजाऊ जो है पाई जाती है, बहुत उपजाऊ होती है, कृषि के लिए जो है उपयुक्त मानी जाती है। कृषि या खेती के लिए लिखेंगे, कृषि या खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। याद रखें दोस्तों, यानी खादर क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पर जो है नई जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। नदी बेसिन के आसपास का जो क्षेत्र है वह खादर क्षेत्र कहलाता है।
मिट्टी यहाँ की बहुत उपजाऊ होती है और कृषि या खेती के लिए जो उपयुक्त मानी जाती है। याद रखें दोस्तों, ये था हमारा उत्तर भारत का विशाल मैदान। इसका निर्माण कैसे हुआ ये भी आपको पता चल गया। इसका निर्माण जो है कैसे हुआ, सिंधु, गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा लाए गए अपसादों के जमाव या निक्षेपण से जो है इसका निर्माण हुआ है। इसके यदि विस्तार की बात की जाए उत्तर भारत के विशाल मैदान की, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम, इन सभी में जो है इसका विस्तार है। और उत्तर भारत के विशाल मैदान को कितने क्षेत्रों में विभाजन किया गया, तो 4 क्षेत्रों में, भाबर हो गया, तराई हो गया, बांगर और खादर। याद रखेंगे दोस्तों, इन सभी को जो है हमने अच्छे से जाना है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। साथ ही दोस्त, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।